Society's website bracesspecialists.com। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री की जिसको कहते हैं पावर पैक्ड स्पीच, प्रधानमंत्री का लाल किले से संबोधन, उसके जो कुछ प्रमुख अंश हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, उसको हम एक बार आपको सुनाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं। और प्रधानमंत्री ने आज कहा कि वो दिवाली में डबल दिवाली करने वाले हैं, यानी दिवाली में तोहफा मिलेगा, जीएसटी का रिफॉर्म किया जाएगा। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को, क्योंकि अगर शुरू में अब हम इम्पोर्टेंट बाइट सुना है तो चल जाए अमल में ला करके रहने वाले। जीएसटी बोल के आपने हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ, पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। और हमारी सेना ने वो करके दिखाया।
जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता इंट्रोड्यूस हमें मंजूर स्क्रीन पे नहीं। दिखे तो कर दिया जाएगा बंद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये संबोधन की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक बाइट हम आपको सुना रहे थे, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन सिंदूर की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे। तमाम बिंदुवार तरीके से चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हितेश शंकर जी जुड़े हैं, जो संपादक है पंचजन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हितेश जी। और हमारे साथ शेखर अय्यर जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत करते हैं। हितेश जी, सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कहा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री का संबोधन वर्तमान की तमाम चुनौतियां जो भारत के सामने हैं उन्हीं के हल को लेकर दिशा दिखाता नजर आ रहा है? ये समग्रता में तो ये निश्चित ही बात कही जा सकती है, मगर मुझे लगता है कि इस संबोधन को देखने के, इस खाली 15 अगस्त के संबोधन रस्मी तरीके से ना देखते हुए, ये संबोधन मुझे लगता है कि ऐतिहासिक था। और अगर हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक था, तो उसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण ग्लेरिंग पॉइंट्स आज समझ में आते हैं कि अगर हम पहले के संबोधनों को देखें, तो खासकर 2014, 19, 20, तो हर बार के संबोधनों में एक फोकस एरिया आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक विषय जिस पर प्रधानमंत्री ने बहुत जोर दिया था। जैसे 2014 में स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया था, राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप दिया था उसे, जन भागीदारी, शौचालय निर्माण, व्यवहार परिवर्तन, ये पूरा तस्वीर भारत की बदली थी। इसी तरह से 2019 का जो संबोधन था, उस समय जल जीवन मिशन की बात आई थी। 3.5 लाख करोड़ का लक्ष्य था और हर ग्रामीण परिवार को नल जल उपलब्ध कराने का संकल्प 2019 में लिया गया था। आज हम उसका एक बदला हुआ चित्र देख सकते हैं। पेयजल कवरेज में तेजी थी, ग्रामीण स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर इसका सीधा असर था। इसी तरह से जो 2020 का था, वो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी NDHM का था। यूनिक हेल्थ ID बनेंगे, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की नींव तब रखी गई थी जी। मगर यदि आकलन करते हैं तो आप देखेंगे कि वो भी गेम चेंजर थे, मगर जब इसका तुलनात्मक आकलन करेंगे तो आज लगेगा कि बहुत सारे मोर्चों पर भारत ने एक नई शक्ति से खड़े होने की तैयारी जैसे कर ली है। ऐसी एक तैयारी आज के इस संबोधन में दिखाई देती है। और उसके अलग अलग मोर्चों की आप बात करेंगे ही,
मगर इसके आयामों को समझने की आवश्यकता है। आज इस भाषण में संकल्प भी है, विकसित भारत का 47 का लक्ष्य भी है, और संकल्प ही नहीं है, उसका रोड मैप भी साथ साथ है। फिर सुरक्षा कवच की बात है, देसी चिप की बात है, परमाणु क्षमता 2047 तक भारत कैसे अर्जित करने वाला, ये इसमें बात है। सिंधु जल संधि पर जो मजबूत रुख होना चाहिए उसका भी संकल्प दिखता है जी। दूसरी बात जो है वो इसमें कॉल ऑफ एक्शन की दिखाई देती है, आह्वान भी है इसमें। ठीक है, नागरिकों से परिश्रम की पराकाष्ठा करने की बात हो, गुलामी की मानसिकता से निकलने की बात हो, इस तरीके की बातें जी। तीसरा जो है इसमें संवेदनशीलता। भाई स्वच्छता वाला भी कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं था, और जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले से कहता है कि रसोई में 10% तेल कम, मोटापे से मुक्ति, तो ये वो संवेदनशीलता जो मानव संसाधन के लिए समाज से जुड़ने की दिखनी चाहिए वो भी दिखाई देती है। जी दूरगामी बिल्कुल, सोच भी है, हम समय सीमा भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल हम बिंदुवार इन सब पर चर्चा करेंगे जैसे कि आपने ही कहा। लेकिन शेखर अय्यर जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, और शुरुआत ही ऑपरेशन सिंदूर से की, पाकिस्तान को कहा कि सबक सिखाया गया है और अब न्यू नॉर्मल है, आगे भी हम अगर आतंक के खिलाफ इस तरह की चीजें सामने आती है तो आतंक के खिलाफ हम हमला करते रहेंगे, उस पर एक्शन लेते रहेंगे। बिल्कुल, जो कमिटमेंट है भारत और भारत सरकार की और भारत के आर्म्ड फोर्सेस की कि टेररिज्म को लेकर और भारत की सुरक्षा को लेकर, वो कमिटमेंट को प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से, मैं मानता हूं, एक नया पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है। देखिए, ये जो घोषणा है सुदर्शन चक्र का, अब विश्व में आप जानते हैं तीन ही ऐसे देश हैं जिनका इस तरह की एक मिसाइल शील्ड है। जैसे इजराइल के आयरन डोम की बात की जा रही है, इसी तरह एक सुदर्शन चक्र बनेगा, एक प्रकार के शील्ड बनेगा कि सारे भारत के इंपॉर्टेंट जगह पर, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पर, सिविलियन एरियाज पे, ये मैं मानता हूं पहली बड़ी घोषणा है। इसके लिए आत्मनिर्भरता के साथ इस पे कदम लिया जा रहा है, इस पे रिसर्च होंगे, डेवलपमेंट होंगे, क्योंकि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह ड्रोन अटैक हो रही है, किस तरह मिसाइल अटैक हो रही है, और किस तरह हमने उसको जवाब में कैसे रिपल्स किया। एक मिसाइल तक हमारे ऊपर कोई नुकसान नहीं कर पाया जो हमारे एनिमी ने भेजा है। तो मैं मानता हूं सबसे मतलब इनकी भाषण को अगर देखा जाए, एक है सुरक्षा को लेकर, उसी दृष्टि में यह भी समझना चाहिए ये जो डेमोग्राफी को लेकर जो हाई मिशन बन रही है, जो जिस तरह इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, घुसपैठ की बात की, पहली बार मैं मानता हूं। शेखर जी, आपको वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा इस वक्त संबोधन दे रहे हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। कृतज्ञता के साथ साथ उनको आज पूरे विनम्र भाव से याद करता है। आज हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी का देश के नाम संदेश लाल किले के प्राचीर से मिला है, और जो बातें उन्होंने कही हैं वह निश्चित रूप से देश के 140 करोड़ देशवासियों को प्रेरणा भी देता है, दिशा भी देता है, मार्गदर्शन भी देता है, और मार्ग पर चलने का रास्ते के प्रति एक कटिबद्धता के साथ प्रेरणा भी देता है। उन्होंने आज जिस बात को कहा कि भारत सिर्फ स्वतंत्र भारत नहीं, समृद्ध भारत होना है, विकसित भारत होना है, और विकसित भारत के साथ साथ जो आज पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश एक अग्रसर अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है, एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। जब दुनिया में उथल पुथल है, आर्थिक दृष्टि से तकलीफों का सामना कर रही है दुनिया, तो भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ अग्रसर अर्थव्यवस्था के तहत आगे बढ़ रही है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने आज आग्रह किया है, जो मैं यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो आज 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और हम विकसित भारत को 2047 में पूरा देखना चाहते हैं, तो उन्होंने 3 बातों पर जोर दिया है। सबसे पहली बात कि हम आत्मनिर्भर भारत बने, हमारी निर्भरता समाप्त होनी चाहिए। इसलिए हमारे विचार में, हमारे सोच में, हमारे काम में, हमारे काम को आगे दिशा देने में हम सबको आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना पड़ेगा। और इसलिए कार्यकर्ताओं से भी मेरा निवेदन है कि अपने जीवन में
इस काम को आगे बढ़ाने में योगदान करें, समाज में वातावरण पैदा करें, इसकी आवश्यकता होगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारा स्वदेशी के प्रति आग्रह, अगर देश को आगे बढ़ना है तो स्वदेश के प्रति आग्रह होना चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति आग्रह होना चाहिए, स्वदेशी विचारधारा के प्रति आग्रह होना चाहिए, स्वदेशी हमारी जो व्यवस्था है उसके प्रति आग्रह होना चाहिए, और उसको भी हम आगे बढ़ाने के लिए काम में जुटे, इस बात को हमको करना होगा। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हमको ऐसे कानून जो रिडंडेंट हो गए, जो साधारण मानवीय के लिए तकलीफदायक हो गए, उनसे हमको छुट्टी पानी है, रुखसत पाना है, और एक समृद्ध भारत, विकसित भारत को तीव्र गति देने के लिए हमको कानूनों में एक सरलीकरण लाने की आवश्यकता होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग इस ओर ध्यान भी देंगे, आगे भी बढ़ाएंगे, और भारत को समृद्ध भारत, विकसित भारत बनाने में अपना संकल्पित इरादे के साथ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको 79th इंडिपेंडेंस डे, 79वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक संबोधन के बाद विभिन्न प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। हमारे साथ इस वक्त विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। हितेश जी, अभी हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे, क्या ये कहना भी सही होगा, क्योंकि सिंधु जल समझौते को लेकर पुनः आज प्रधानमंत्री ने इस बात को कर दिया है कि ये समझौता अन्यायपूर्ण था। हाल फिलहाल में जिस तरीके की बातें हमें पड़ोसी देश की ओर से सुनने को मिल रही थी, कह सकते हैं आज कड़ा जवाब दिया है प्रधानमंत्री ने उन तमाम बातों का। बिल्कुल, इंडस जल ट्रीटी जो है, प्रधानमंत्री के संबोधन में जो आया है कि ये कितनी अन्यायकारी थी, अब इसके पन्ने पलटने का समय नई पीढ़ी के लिए भी आ गया है, जो समझे कि हम किन नीतियों से बंधे हुए थे, जिन कानूनों की बात हुई। खासतौर से अगर इंडस जल ट्रीटी की बात करें तो भारत की आर्थिक क्षमता जो है, उससे उसकी सिंचाई क्षमता, हाइड्रो क्षमता और सीमावर्ती किसानों का जो अधिकार है वो जुड़ा हुआ है, और ये रणनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये खाली भलमन साहब का मामला नहीं है, और इस पर केवल आप समझें कि अति उदारता में अगर आप इसको ऐसी नीतियों से आंखें मूंद लेते हैं तो राष्ट्रीय हितों से समझौता करना पड़ता है। जब आज कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे, तो पहले की बात को अंडरलाइन भी किया है। और इसमें आप एक चीज खास देखिए कि सिंदूर के, ऑपरेशन सिंदूर के पहले की जो पहलगाम की घटना थी, और उस दौरान भी एक आक्रोश था, और उस आक्रोश से परे भी ये चीज चलने वाली है। ये ताव की बात नहीं है, ये भारत के स्वभाव का हिस्सा होना चाहिए कि राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि आज सिंधु जल नीति पर भारत ने पाकिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को बता दिया है कि ये हमारे हितों का मामला है, और अपने नागरिकों से कहा है कि जरा पढ़ लें कि कहां कहां अन्याय था। पूरा भारत सामाजिक तौर पर भी इसका प्रत्युत्तर के लिए तैयार हो रहा है। जी, निश्चित तौर पर सारा भारत जो है इसके प्रत्युत्तर के लिए तैयार हो रहा है। शेखर जी, एक चीज आपने देखा होगा कि इस पूरे पावर फिल्ड स्पीच में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दिया है, और उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, स्वदेशी का संकल्प लेने के लिए, वोकल फॉर लोकल के लिए, इन चीजों पर प्रधानमंत्री लगातार बोलते रहे। कैसे लेते हैं शेखर जी, आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल निखिल जी, वोकल फॉर लोकल, साथ साथ दूसरी बात जो प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी किए, आज भी किए, कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो है जी, इसको लेकर हमें गर्व करनी चाहिए, और जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको जीरो डिफेक्ट बनाना है। ये बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, अगर हमारी इंडियन प्रोडक्ट के लिए अगर मार्केट होनी चाहिए, या इंडियन मार्केट के प्रति, जैसे देखिए कोई चीज मेड इन जापान लिखा होता है, उसका एक अलग वैल्यू रहता है, मेड इन जर्मनी उसका एक वैल्यू रहता है। तो इसी तरह मेड इन इंडिया का भी एक वैल्यू होनी चाहिए जो जीरो डिफेक्ट हो। मैं मानता हूं एक प्रकार से एक आह्वान है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सरकार कई स्कीम्स चला रही है, कई नए नए बात की है। और दूसरी चीज निखिल जी, आज बड़ी घोषणा जो है जीएसटी को लेकर, एक दिवाली तोहफा आने वाला है। जीएसटी को लेकर जो हमारी ट्रेडर्स है, बिजनेस है, मैन्युफैक्चर है, मैं मानता हूं ये सबसे बड़ी हेडलाइन है
कि जीएसटी को लेकर जो परेशानी की बात हो रही है, हमारे छोटे ट्रेडर्स हो, मध्यम वर्ग के ट्रेडर्स हो, जो भी हो, उनके लिए लेकर और सरलता और रेट्स कम करने की बात की है। इसका मतलब सरकार हर पहलू पे किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी का जोर देते हुए ये आत्मनिर्भरता तभी बढ़ेगी जब सबको, मतलब मैन्युफैक्चरर हो, कंज्यूमर हो, सबको भारत के हित में सोचना चाहिए और भारत की बनी हुई चीजों को हमें एनकरेज करनी चाहिए। एक प्रकार से मैं मानता हूं आज की भाषण में देखिए सिक्योरिटी तो हमने बात की है, साथ में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक दृष्टि में जो कई बातें प्राइम मिनिस्टर ने रखा है, साथ में देखिए डायरेक्टली उन्होंने कुछ नहीं कहा ये टैरिफ को लेकर जो चल रहा है, लेकिन बात साफ कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से, देखिए हम ये टैरिफ हैरिफ से डरने वाले नहीं है, जो हमें करना है हम करेंगे, हम सही दिशा पे चल रहे हैं और हमारी जो कदम एक एक कदम सोच समझ के हो रहा है। एक प्रकार से देश को उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि किसी कोई खतरा नहीं है, आप आर्थिक खतरा भी नहीं है, ना कोई सुरक्षा का खतरा है, बस केवल हमें कमिटेड रहना चाहिए जो काम हम कर रहे हैं, कोई भी क्षेत्र हो। शेखर जी, आपने बात सही कही है, लेकिन ये जो उद्योगों के लिए कहा गया है कि काम कम दाम ज्यादा, यानी एफिशिएंसी बढ़ाइए, अपनी उत्पादकता गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, तमाम बातें रखी सामने। लेकिन ये जो युवाओं से शेखर जी आह्वान किया गया है, आत्मनिर्भर बनना है तो क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे को फाइटर जेट इंजन खुद बनाने होंगे, हमारी पेटेंट्स हमको खुद बनाने होंगे, तमाम ये जो बातें सामने की गई है, जो आह्वान किया गया है देश के युवाओं से, आपको लगता है ये आह्वान सही वक्त पर किया गया है? क्योंकि आज ये जो आक्रोश की बात की गई है ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में, यही आक्रोश आर्थिक स्तर पर भी दिखना चाहिए कि अगर हमारे देश को टैरिफ्स के मामले में ट्विस्टिंग की जा रही है, आर्म ट्विस्टिंग, तो इससे भी हमें डरना नहीं है। युवाओं से आह्वान कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल बब्दा जी, देखिए जो आह्वान जो आज है, देखिए सरकार के पास कोई नीति कम नहीं है, कई स्कीम जो चल रहा है, स्मार्ट इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उसको लेकर उन्होंने आज एक अपील दी है। हमारे यूथ जो है, जो मतलब बहुत ब्राइट है, मतलब पूरा कैपेबल है, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमीकंडक्टर तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे उनके लिए काम करने के लिए कोई रुकावट। पूरी एनकरेजमेंट है सरकार की तरफ से, धनराशि भी है, फंड्स अवेलेबल है, बस आप आगे बढ़िए, आप आइडियाज लेके आइए और हमें बताइए, यानी सरकार को बताइए कि क्या क्या रुकावटें हैं आपके सामने, क्या क्या दिक्कतें हैं, बताइए, सरकार हटा देगी, लेकिन आपको लगकर काम करना चाहिए। क्योंकि ये जो अपील जो है ममता जी, मैं मानता हूँ, देखिए सरकार कई स्कीम्स ला रहे हैं हमारे और अभी भी देखिए स्टार्टअप्स कितने बढ़ गए, अभी कितने यूनिकॉर्न्स आ गए। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो टैलेंटेड यूथ है, जो अच्छे क्वालिफाइड है, जो है, और उनके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यही अवेलेबल हो जाएगी। और आने वाले जो समय है, ये जो अमृतकाल जो चल रहा है, ये सबसे मौका है, यही अपॉर्चुनिटी है अपने पैरों में खड़े होने के लिए, अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए। जी बिल्कुल। हितेश जी, अभी आपने सुना कि शेखर जी ने कहा कि जीएसटी का जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है वो हेडलाइन बनाएगा, हेडलाइंस में है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की इस स्पीच में बहुत सारी हेडलाइंस के टेक हैं। एक बात उन्होंने और कही कि हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, कैसे इसका आकलन करेंगे, कैसे बताएंगे, क्या समझें इसके बारे में? देखिए, ये जब हम कहते हैं कि ये समग्रता में देखता हुआ भाषण था, तो इसमें संकल्प के साथ संवेदनशीलता और चिंता भी थी जी। अगर जब हम हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन की बात करते हैं तो देश की जनांकिकी पर जो उसका संतुलन है, उस पर मिशन लेवल पर काम करना है। घुसपैठिए लोगों के, नागरिकों के अधिकार नहीं हड़प सकते। अभी आप देखिए बिहार में मुद्दा चल रहा है SIR वाला जी। अगर इसे कुछ लोग इसको राजनीतिक तौर पर समझना चाहते हैं तो वो उसकी राजनीतिक व्याख्या करते हैं, मगर प्रधानमंत्री ने बताया कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को डगमगाने की कोई चाल सफल नहीं होने दी जाएगी। इस जो देश के नागरिकों के अधिकार हैं उनको हड़पने वालों पर शिकंजा कसने वाला है और सबसे नीचे लेवल तक ये नेटवर्क काम करेगा। इसका आर्थिक उत्पादक जो है वो डेमोग्राफिक जो इस देश का डिविडेंड हो सकता है, घुसपैठिए उसका दोहन करने की चालें लड़ा रहे हैं, उसकी एक रणनीति बनाई है। और इसका एक और चीज है
कि सीमा और आंतरिक सुरक्षा का तालमेल होगा इस डेमोग्राफिक मिशन से। हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन जो है कि देश की सुरक्षा जो है वो खाली सीमाओं से नहीं होती, देश के भीतर की उथल पुथल देश के राजनीतिक नक्शे की सीमाएं भी बदल सकती है, उसके निर्वाचन का स्वरूप भी बदल सकती है। तो इस सारी चीजों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ये घुसपैठियों के लिए भी और उनको शय देने वाली ताकतों के लिए भी बड़ा साफ संदेश है और नागरिकों के लिए इसमें आश्वस्ति भी है। जी बिल्कुल। लेकिन शेखर जी, आपको लगता है कि ये जो मुद्दा उठाया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा कि ये जो मिशन तैयार किया जा रहा है, जो लोग घुसपैठियों को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से ही देखते हैं, शायद उनके लिए भी चश्मे का नंबर बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब एक मिशन दिया जा रहा है इसका मतलब है हाई पावर्ड मिशन एक पारदर्शी तरीके से काम करेगा, तो तथ्यों को और आंकड़ों को सामने रखा जाएगा और उसके लिहाज से फिर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए ममता जी, पहली बार कोई प्रधानमंत्री ये जो मुद्दा है इलीगल माइग्रेशन, इसको लाल किले से इसको एक्नॉलेज किया है जी, क्योंकि ऐसी एक प्रॉब्लम है जिसको एक्नॉलेज करने में ही राजनीतिक पार्टी डर रही है। जैसा इनकी बहुत जरूरी है उनके राजनीतिक गेम, और जिस तरह SIR को लेकर बिहार में चल रहा है, जैसा कुछ राजनीतिक पार्टीज के लिए विदेशी वोट बहुत जरूरी है सत्ता पाने के लिए। जब प्राइम मिनिस्टर ने आज क्या कहा, जब आप इसको रोकेंगे नहीं, इस तरह माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन चलता जाएगा, तो किसकी रोटी कपड़ा छीनी जा रही है, किसकी रोटी कपड़ा मकान और पानी छीनी जाएगी? हमारे देशवासियों की। देखिए एक समय आ गया है, इसको सीरियसली लेने की समय। आप जानते हैं हमारे बड़े बड़े शहरों में कितनी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनके पास सब कागजात भी है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ऐसी एक रैकेट चल रहा है हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, बंगाल में, बिहार में, असम में, जो ऐसी रैकेट्स हैं, गैंग्स हैं, जो उनको अंदर ले आते हैं, उनको सब कार्ड दिलवा देते हैं, वोटर कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक। देखिए ये ऐसा समस्या है, इसको पॉलिटिकल पार्टी समझ नहीं पा रहे। केवल उनकी चिंता में अगले चुनाव में कैसे जीतेंगे, और इनकी भी अगर ये कट जाएंगे, कम से कम तो ये शुरुआत होनी चाहिए कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होनी चाहिए। बाद में जाके बाकी चीजें आप कर पाएंगे, उनको डिटेक्ट करेंगे, ये करेंगे। ये इतना इमरजेंसी काम है। देखिए समृद्धि के साथ, जैसे प्राइम मिनिस्टर का सुरक्षा भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको रोकेंगे नहीं, केवल अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स और एक नैरो माइंडेड अप्रोच रखेंगे, तो आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके लिए आप अन्याय कर रहे हैं। ये बात आज प्रधानमंत्री ने ये कहकर, इस पर देखिए बहुत राजनीति होगी। आज प्राइम मिनिस्टर की घोषणा पे बहुत राजनीति होगी, क्योंकि कई पार्टीज को लग रहा है कि बिना इस तरह के इलीगल माइग्रेंट्स उनके आगे राजनीति नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से, जैसे स्वच्छ मिशन की बात उन्होंने किया, ऐसा ये भी एक उतना ही जरूरी मिशन है ममता जी, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने आज लाल किले से इसकी ये कर दिया है, एक आह्वान कर दिया है। बिल्कुल। और ये आह्वान बहुत सारे आयाम साथ लेकर चल रहा है, और इसका कितना दूरगामी प्रभाव भी पड़ेगा ये आने वाले वक्त में नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, मेहमानों से अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियां मनाना, केसरी चाय दूध रसमलाई हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ।
अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? अब बुलाओ सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन की। बात हो रही है 79वें स्वतंत्रता दिवस की और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी चर्चा पर। इससे पहले हम बता दें कि प्रधानमंत्री ने की ये जो पूरी स्पीच रही है बहुत पावर पैक्ड रही है। एक एक बिंदु पर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। कुछ चीजों को और दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल, और उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये भी था क्रिटिकल मिनरल्स का। लेकिन बात चाहे क्रिटिकल मिनरल्स की करें या फिर हम ऊर्जा जरूरतों की करें, पेट्रोल डीजल के आयात की बात हो या फिर फर्टिलाइजर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों पर जो हमारी निर्भरता है उसकी बात हो, प्रधानमंत्री ने आज ये आह्वान किया है कि देश के युवाओं में सामर्थ्य है और वो देश में ज्यादा से ज्यादा तकनीक विकसित करें जो कि निर्भरता को खत्म करे। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि सरकार प्रयासरत है कि देश में ही ऊर्जा की जरूरतों के स्रोत तलाशे जाएं। क्या कहा पीएम ने, आइए सुनते हैं। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल, डीजल, गैस इन सबको लाने के लिए खर्च होता है। लाखों करोड़ रुपए चले जाते। अगर हम ऊर्जा में डिपेंडेंट न होते तो वो धन मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए काम आता। वो धन मेरे देश के गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आता। वो धन मेरे देश के किसानों के कल्याण में काम आता। वो धन मेरे देश के गांव की परिस्थिति को पलटने के लिए काम आता। लेकिन हमें विदेशों को देना पड़ रहा। अब हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। और इस विषय पर भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हितेश शंकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऑर्गेनाइजर के पांचजन्य के दरअसल संपादक हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ शेखर अय्यर जी भी जुड़े हुए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हितेश शंकर जी, जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में ही ऊर्जा के ज़रूरतों के जो स्रोत हैं वो ढूंढे जाएंगे और उसके लिए स्पेशल मिशन की भी एक शुरुआत की जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये जब देश का प्रधानमंत्री ऊर्जा आवश्यकताओं की बात करता है तो ये भू राजनीतिक, भू रणनीतिक समीकरणों में भारत की चिंताओं को और उसके लिए आवश्यक तैयारियों को, दोनों चीजों को अंडरलाइन करने वाली बात है। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चिंता ही है, हमारे पास वो क्षमता भी है, वो शक्ति भी है और हमने करके भी दिखाया। जब वो डीप वाटर मिशन की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही उससे पहले जो क्लीन एनर्जी मिशन में हमने लक्ष्य कैसे 5 वर्ष पहले ही हासिल किया और 2047 तक जाना है, तो बाहर ये जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो जा रहा है बाहर, उसकी रोकथाम भी हमें करनी पड़ेगी। अगर ये करेंगे तो समृद्धि आएगी और इसके लिए युवा तैयार हों, यानी आने वाली पीढ़ी को ये बताना कि तुम्हारे सामने चुनौतियां भी हैं और इन्हीं चुनौतियों में अवसर भी है, और अगर तुम इसके लिए कमर कसते हो तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आप ये देखिए कि इसके साथ साथ न्यू आइडियाज की बात जो हुई है, और न्यू आइडियाज के साथ भारत पेटेंट में जो काम करेगा, ये सारी चीजें जुड़ने वाली हैं आपस में। एनर्जी सेक्टर की बात हो, चिप की बात हो और उत्साह जगाने वाली बाकी बातें हो। एक तरफ चुनौतियों को दिखाया है कि ये तस्वीर है, भारत को चुनौती देने वाली शक्तियां हैं, इतनी तरह से चुनौतियां दे रही हैं, मगर हमें अपने लोगों पर भरोसा है। हम एकता के साथ, अपनी क्षमता के साथ, अपने ज्ञान के साथ और जो हमने हासिल किया है उसके उदाहरण दिखाते हुए बताया कि हम कर सकते हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा से हासिल कर सकते हैं। ऊर्जा आवश्यकता कोई
छोटी चीज नहीं है। किसी भी देश का जो ग्रोथ इंजन चलता है उसका ईंधन के बिना नहीं चल सकता। बिल्कुल। तो ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, लेकिन शेखर जी, ये जो ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की जब बात की प्रधानमंत्री ने, तो उसमें परमाणु ऊर्जा पर खास फोकस था। बताया कि 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स चल रहे हैं या काम हो रहा है उनके ऊपर, लेकिन साथ ही साथ कि 2047 तक हमें इसको 10 गुना बढ़ाना है। सुधारों की भी बात की है कि निजी क्षेत्र के लिए खोला गया ये सेक्टर। निजी क्षेत्र के लिए भी एक संकेत है ये, क्योंकि अगर हमें 2070 तक जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करना है तो जाहिर है कि कुछ बड़े कदम आज उठाने होंगे। बिल्कुल, देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी माना जाता है सबसे क्लीन एनर्जी, और आपको याद होगा इंडो यूएस न्यूक्लियर पीसफुल न्यूक्लियर पैक्ट के लिए कितना पॉलिटिक्स हुआ था। वामपंथियों ने मनमोहन सिंह सरकार से सपोर्ट भी विड्रॉ कर ली थी, लेकिन उसके बाद उस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने जब प्रधानमंत्री बने 2014 से, किस तरह हमारी पीसफुल यूसेज जो न्यूक्लियर एनर्जी है, कैसे पावर प्लांट सेटअप हो सकते हैं पूरे सुरक्षा के साथ, और उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए इसलिए खोला गया क्योंकि हमारे प्राइवेट सेक्टर जॉइंट प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर सकते हैं विदेशी कंपनीज के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी, और यहाँ भी हम जो भारत के जो इंडियन एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उन्होंने जो जिस तरह की रिसर्च वगैरह किया, हमारे जो एटॉमिक पावर प्लांट्स अभी चल रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये सारे को लेकर एक, क्योंकि देखिए जब तमिलनाडु में कुडनकुलम का प्रोजेक्ट का लेकर जो रशिया के साथ जो बनाया गया था, उसको लेकर इतने विरोध हुआ, राजनीतिक तौर पे विरोध था, लोगों को भड़काया गया, लोगों को खास करके मछुआरों को कहा गया कि ये अगर प्लांट खुलेगी तो, लेकिन आज देखिए 2 स्टेशन चल रहे हैं 2000 वाट के, 4000 वाट, और ये केवल तमिलनाडु के लिए नहीं है, पूरे नेशनल ग्रिड में इतनी ऊर्जा दे रही है। तो ऐसी चीजें जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को केवल सरकारी करे ऐसा नहीं है, प्राइवेट कंपनीज भी और आगे आ रहे हैं। अभी ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, कुछ दिनों में आप सुनेंगे कोई नए नए प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ने जब ऊर्जा की बात की, उन्होंने क्या कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इतने डिपेंडेंट है विदेशी देशों, हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट 80% अब बाहर से मंगा रहे हैं, अपने क्रूड जो कच्चा तेल आ रहा है वहां से 80% अब बाहर डिपेंडेंट है। आज जो भी समस्या है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर या ये टैरिफ को लेकर, इसी पर है, क्योंकि हम ऊर्जा बाहर से मंगा रहे हैं। तो अगर हम लोकली डेवलप करें, इसलिए इसी दृष्टि में युवा और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात की गई, ईवी की, ईवी पार्ट्स, जो ईवी के जो जरूरत है, रेयर एलिमेंट अर्थ की जरूरत है, रेयर एलिमेंट्स की जरूरत है बैटरी बनाने में, और इसका भी हम खोज कर रहे हैं कि कहाँ हमारे पास कहाँ मिलेगा रेयर एलिमेंट्स जो बैटरी के लिए जरूरत है। इसलिए ईवी से जुड़ा हुआ जितनी भी एक्सेसरीज है, पार्ट्स है, जो उसको मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डेवलपमेंट, ये एक एरिया सेक्टर है जहां हमारे युवा जिनके पास आइडियाज हैं वो आगे बढ़ सकते हैं और देश को उस दिशा में, उस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बना सकते। जी, यहाँ हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजू चोपड़ा जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल चोपड़ा, बहुत स्वागत है आपका। और आपके दरअसल जिसको कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री के आज के उस संभाषण में आपके लिए भी, आपके क्षेत्र से, दरअसल आपके एक्सपर्टाइज से बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो अगर हम जिसकी सबसे ज़्यादा शायद चर्चा होगी, मिशन सुदर्शन चक्र की, कैसे देखते हैं इसको? ये मिशन सुदर्शन चक्र, पहली बात तो सबको मेरा जय हिंद और 79 इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने तीनों सशस्त्र बलों को सैल्यूट किया और उनकी पराक्रम की सराहना की जी। और जो मैं बता रहा हूं, जो सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं, जैसे कि आगे उन्होंने कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र की बात की कि जब सुदर्शन चक्र चलता है तो कोई भी उसके जोन में आ नहीं सकता। इसी तरह एक सुरक्षा कवच वो कितना सुदर्शन चक्र काम करेगा, जिससे कि हमारी 360 डिग्री 24/7 जो सिक्योरिटी रहेगी पूरे भारतवर्ष और हमारे आसपास के इलाकों में रहेगी, जिससे कि कोई भी दुश्मन हमारे में घुसपैठ नहीं कर सकता। इसके लिए 3-4 मुद्दे बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले जो है बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट में उन्होंने बताया हम ना केवल फौजियों का इस्तेमाल करेंगे, वह टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा, जिससे हमारे सैटेलाइट, हमारे जो
इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस सिस्टम्स हैं वो डीप एनिमी की टेरिटरी में देख सकें, जिससे कि हमें पता लग जाए कि किस तरफ से थ्रेट एमिनेट हो रही है। उसके बाद हम हवा में, जैसे स्पेस में उसकी निगरानी करेंगे। उसके साथ साथ हमारी जो एयर डिफेंस है वो बहुत मजबूत रहेगी। तो कह रहे हैं, कुल मिला के मैं बताना चाहता हूं कि वो बता रहे हैं कि लैंड, एयर, सी, स्पेस, अंडर वाटर सब में हमारी सुरक्षा रहेगी। ना केवल सुरक्षा रहेगी पर हमारा जो प्रोएक्टिव स्टांस रहेगा, कोई भी हमारे को थ्रेट आती है उसको हम एमिनेट करने से पहले ही बर्बाद कर। जनरल चोपड़ा, ये जब प्रधानमंत्री इसकी बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि कैसे ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होगा और कैसे 10 वर्ष का टाइम रखा गया है, टाइमलाइन रखी गई है, जिसमें हम इसको पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। जब हम इस तैयारी की बात करते हैं, जब तकनीक की बात करते हैं, तो भी किन किन स्तर पर भारत के सामने अभी कोई चैलेंज है आपको लगता है, जिसे इन 10 वर्षों में हम धीरे धीरे पाटने की कोशिश करेंगे, जिसके आधार पर हम इस मिशन को पूरी तरह से सफल कर सकेंगे? देखिए, जो उन्होंने बताया, सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहली बात बताई, विकसित और समृद्ध भारत का रास्ता सुरक्षा से निकलता है। मतलब सुरक्षा बहुत जरूरी है देश की। उन्होंने बहुत अहम मुद्दा उठाया है ये। उन्होंने ये बताया कि ये 10 साल में होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को लाने में, एब्जॉर्व करने में, R&D करने में समय लग जाता है। और जैसे मैंने बताया, स्पेस, एयर, लैंड, सी और अंडर वाटर सब में हमने काम करना है। पहले मैं आता हूं स्पेस में। मैं यहां सराहना करना चाहता हूं अपनी ISRO की जो स्पेस है, उन्होंने हमारे को कहां पहुंचा दिया है। आज हम कोई भी टारगेट 1 मीटर या उससे भी कम एक्यूरेसी हम देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा सिंदूर में भी हमने उनके जो बेसिस हैं, जो उनके टेरर बेसिस थे, उनको पिन पॉइंट टारगेट किया। और साथ ही साथ उसी स्पेस से हमने रियल टाइम इंफॉर्मेशन पूरे देश की टीवीज में दी गई। हर नागरिक को बताया गया कि किस तरह से हम उनके बेसिस को बर्बाद कर रहे हैं। ये सबसे पहली बात हो गई स्पेस की। अब दूसरी बारी मैंने बताया टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर। आपने देखा होगा इस लड़ाई में हमने बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया जी। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से अपनी साइड से ही मिसाइलों से हमने 300 किलोमीटर तक की मार किया और हमारी क्षमता और भी उससे ज्यादा है। तो कहने का मतलब आगे का वॉरफेयर जो है वो स्टैंड ऑफ वॉरफेयर होगा। हमें इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिटिकल एम्स हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, वो हम बिना लड़ाई के, जिसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर से भी संभाल सकते हैं। ये बात तो करी एयर की। उन्होंने एयर में भी ये बताया कि हमारी सबसे बड़ी जो बताया है सप्लाई लाइंस जो फेल हो जाती हैं इंटरनेशनल। आपको मालूम है कोई भी देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। किस तरह से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजिकल डिनाइल की जा रही है। तो उन्होंने बताया सबसे जरूरी है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता सबसे जरूरत है। अगर हमें विकसित भारत बनना है, हमें किसी की तरफ देखना नहीं है। सबसे पहले उन्होंने बताया हमें जेट इंजन की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है, जो 5th जनरेशन फाइटर्स है, उसके लिए हमारे को सबसे बड़ा अभाव पड़ रहा है, वो क्रायोजेनिक इंजन का पड़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स हमारे को डिले कर रहा है। हमने फ्रांस से भी कोशिश की, जापान से भी कोशिश की है, पर उसमें हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी संयम नहीं है। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने इस बारी जो ओपन टेंडर दिया गया है, वो खाली DRDO को ही नहीं दिया गया है, बल्कि इंडियन इंडस्ट्री को भी दिया है। फ्रॉम मेक इन इंडिया, तो कह रहे हर हथियार मेड इन इंडिया होना चाहिए, और ना ही मेड इन इंडिया होना चाहिए, मेक फॉर द वर्ल्ड। जैसे कि आपने देखा है हमने कितना सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहले उन्होंने, इवन हमारे रक्षा मंत्री ने बोला था ऑप सिंदूर के बाद कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल का असर पूछना है तो हमसे मत पूछिए, पाकिस्तानी से पूछिए। उन्होंने घुटने टेक दिए। तो हम आज ये देखिए, हमारे पास अभी फिलीपींस के प्रेसिडेंट भी आए हुए थे, वो भी ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। वियतनाम खरीदना चाहता है। इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंट है वो 26 जनवरी में आए थे चीफ गेस्ट बन के। उनका मेन मुद्दा था ब्रह्मोस। तो बहुत हमारा जो है मेड इन इंडिया, जो लोकल फॉर वोकल हथियार हैं,
वो हमारा इसमें और सिंदूर में पूरे दुनिया ने देख जनरल लिया चोपड़ा, है कि हम जब बहुत हम बात हिम्मत करते हैं रक्षा क्षेत्र में सुरक्षा की और सुदर्शन चक्र जैसे एक बहुत बड़े मिशन की, तो उसमें तकनीक महत्वपूर्ण है, मेक इन इंडिया महत्वपूर्ण है, और ये तभी वो स्तर है जहां पर भारत पहले से ही, खासकर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो मेक इन इंडिया का तो एक उदाहरण प्रस्तुत करता नजर आता है डिफेंस सेक्टर। लेकिन यहाँ पे चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल एक वक्त ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी प्लान? लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? अब पुलाव सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे प्रधानमंत्री के का जो संभाषण रहा है उसके कुछ और बिंदुओं की। युवा वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री ने प्रेरित किया कि जब देश फिनटेक के क्षेत्र में UPI जैसा प्लेटफॉर्म दुनिया को दे सकता है, कोविड काल में वैक्सीन दुनिया को दे सकता है, तो ऐसे देश के लिए अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वक्त अब जीरो डिफेक्ट के साथ भारत के उत्पादों को दुनिया तक पहुंचाने का भी है। भारत के उत्पादों का दाम कम और दम ज्यादा होना चाहिए। आज IT का युग है, डेटा की ताकत है। क्या समय की मांग नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के साइबर सुरक्षा तक, डीप टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी हो, इस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय कराए। साथियों, आज दुनिया में सोशल मीडिया कहो, बाकी प्लेटफॉर्म कहो, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। दुनिया ने हमने दिखा दिया है, UPI का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत UPI के माध्यम से कर रहा है। इसका मतलब की ताकत है। क्रिएटिव वर्ल्ड हो, सोशल मीडिया हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे, क्यों भारत का धन बाहर जाए। और मुझे आपके सामर्थ्य पर भरोसा है।
हमारे साथ इस वक्त विशेष मेहमान भी बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हितेश शंकर जी, आपके पास आना चाहेंगे इस सवाल के साथ। हम लगातार बात तो कर रहे हैं युवाओं की, तकनीक की, एक और हम देखते हैं कि जब सरकार में इच्छा शक्ति होती है या सरकार सही नीतिगत निर्णय लेके आगे बढ़ती है तो फिर उस दिशा में विकास करना और संभव हो जाता है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र का प्रधानमंत्री ने आज एक उदाहरण भी दिया कि 50-60 वर्ष पहले ये विचार आया था लेकिन काम नहीं कुछ हुआ, और इसी वजह से आज इस दिशा में हमें और काम करना पड़ रहा है और भारत आगे भी बढ़ रहा है। ये जो नए नए क्षेत्र वक्त वक्त पर हम देखते हैं मिशंस के रूप में सामने आते हैं, कैबिनेट अपना डिसीजन लेती है, उसके बाद कुछ मिशंस अनाउंस होते हैं और फिर कदम आगे धीरे धीरे बढ़ाए जाते हैं। आज के दौर में जो पिछले 10 वर्षों में 11 वर्षों में सरकार ने कदम उठाए हैं, कैसे आपको लगता है कि ये आत्मनिर्भरता की दृष्टि में ये छोटे छोटे कदम बड़े कारगर साबित हो रहे हैं, जिसकी आज बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं लाल किले की प्राचीर से? देखिए, इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है। आज प्रधानमंत्री जब कह रहे थे कि देश में पहले भी काम ऐसा शुरू हुआ था परंतु वो नहीं चढ़ा, हम उसकी सिरे नहीं चढ़ा, उसकी गहराइयों में जाएंगे तो कई कथाएं निकलेंगी। मगर प्रधानमंत्री जी ने एक चीज और कही कि हमें किसी की लकीर छोटी नहीं करनी है। भारत के लिए जिन लोगों ने सोचा, अच्छा सोचा, सिंधु जल समझौता था, किया होगा, मगर उसकी न्यूनताएं भारत के हित में नहीं है तो उसको पलटेंगे। सेमीकंडक्टर का काम शुरू किया था, नहीं चला, फाइलों में अटक गया, तो अब सरकार फाइल में नहीं लाइफ में आएगी। ये समग्रता है इस अभिभाषण की। और अभी जैसे हम फिनटेक की बात कर रहे हैं और सब चीजों की बात कर रहे हैं, मैं उदाहरण दूंगा कि गुजरात, जब प्रधानमंत्री जी गुजरात की कमान उनके हाथ में थी तो गुजरात में अहमदाबाद के पास ही गिफ्ट सिटी है, हम लोगों को जाकर देखना चाहिए। वो बंजर जगह, करीब करीब 800 एकड़ जगह है, उसको ऐसा कायाकल्प किया कि वो फिनटेक का हब है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहने के बाद यहाँ दिल्ली आ गए, मगर आज वो देश की पहली स्मार्ट सिटी तैयार है। मंदानी पहुंच गए, बाकी और बड़ी कंपनियां पहुंच गई। देश में शेयर के कारोबार के लिए जो नेस्डेक में काम जो होता है, निक्केई में होता है, न्यूयॉर्क में होता है, वो काम भारत में क्यों नहीं हो सकता? दूसरा, हम आर्बिट्रेशन के लिए बहुत सारे देशों में जाते हैं, उसमें हमारा बहुत सारा पैसा जाता है अंतरराष्ट्रीय पंचायत वगैरह में, उसका काम भारत में क्यों नहीं हो सकता? ऐसी कल्पना के साथ वो स्मार्ट सिटी की नींव रखी गई है। तो ये कोई एक क्षणिक आवेग में आई हुई बात नहीं है। प्रधानमंत्री के आज के अभिभाषण में बहुत विचार, संतुलन भी मिलता है, समग्रता भी मिलती है, और कोई एक दिन की बात नहीं है। एक भारत का रोड मैप इसमें दिखाई देता है। उसमें आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी की अलग उसके केंद्र में है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, इसी को सवाल को ही आगे लेना चाहेंगे शेखर जी, क्योंकि लोकल फॉर वोकल की बात हम लगातार करते आ रहे हैं, बहुत सालों से ये बात की जा रही है, लेकिन आज मेरे को लगता है कि हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, अगर हम देखते हैं कि इसको रफ्तार दिया जाना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि आज पीएम के आह्वान में ये रफ्तार पकड़ने वाली जो सोच है ये जरूर स्पष्ट दिख रही थी? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि हम एक मोड़ पे खड़े हैं जहां हर भारतीय नागरिक को सोचना है। देखिए, सरकार जो कर सकती है सरकार ने किया है, सरकार ने स्कीम्स लाए हैं, धनराशि जुटाए हैं, आपके हाई अपॉर्चुनिटीज के लिए अवसर दिए हैं, लेकिन अब इसको फायदा लेना है हमारी प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, और जो हमारे जो नौजवान हैं जो अच्छे शिक्षा पाए हैं, अच्छे एजुकेशन किए, बाहर जाके भी पढ़े हैं, हाई हमारे अच्छे अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जो पास करके आए हैं, उनको सोचना है कि भाई हम अपॉर्चुनिटीज को कैसे टैप करें। देखिए, सरकार जितना भी करे लेकिन काम तो नागरिक को करना है, हर सिटीजन को करना है कि भाई हम क्या कर सकते हैं हमारी, और किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पर काम नहीं हुआ है, कई युवाओं ने किया है। देखिए, बार बार प्रधान की तरफ से जो आह्वान है यही है, देखिए हम आपके लिए वातावरण, जो इकोसिस्टम क्रिएट होनी चाहिए हमने कर दिया आपकी। सरकार ऐसी सरकार पहले कभी नहीं है जो कह रहा है कि आके बताओ क्या रुकावट है, आके बताओ क्या दिक्कतें हैं, हम हटा देंगे। जो कानून हो, कंप्लायंस की मैटर हो, जीएसटी की मैटर हो, हर मैटर को सुनने के लिए उस पर जो भी कदम लेना है। देखिए, सरकारी व्यवस्था ऐसा है, पहले ऐसी थी कि कोई बदलाव, मतलब इतना ये नहीं था कि आप 6 महीने में कुछ चीजें बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री से लेकर आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक ऐसी एक व्यवस्था बन रही है जहाँ पे लोगों की कोई भी क्षेत्र में कोई भी दिक्कत हो, जो उनकी पोटेंशियल को, जो उनकी जो क्षमता को
मतलब प्रकट होने में दिक्कत कर रहे हैं, उसको हटाने की बात हो रही है और हटाया गया है। 1000 से ऊपर कानून हटाया गया है, जिसकी बात आज पीएम ने की है। ऐसी कई देखिए क्या है, पहले रेड टेप की बात होती थी, आपने सुना होगा भाई रेड टेप की वजह से भारत आगे नहीं बढ़ रहा है। अब रेड टेप कितना खत्म हो गया है। और साथ साथ दूसरी बात, हमारे साथ भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, जिसको लेकर कल हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि हमारे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए करप्शन को लेकर। अगर हमारी सिस्टम इकोसिस्टम अगर इवॉल्व हो रहा है, साथ साथ हमारी जो नागरिक है, हर नागरिक वो किसी भी क्षेत्र में ना हो, अपनी कंट्रीब्यूशन की सोचनी चाहिए। ये जो सरकारी स्कीम्स आ रहे हैं, इससे कैसे हम इसकी उपलब्धि कैसे हम ले, ये बहुत बड़ी जरूरी है। ममता जी। जी 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 बिल्कुल। एक चीज़ मैं हितेश जी आपसे समझना चाहूँगा कि आपने देखा कि जैसा कि आप कहते हैं कि समग्रता में ये प्रधानमंत्री की स्पीच थी, बहुत सारे पॉइंट्स थे, उसको उसी तरह से देखना चाहिए। उन्होंने 3 प्रण की बात कही। उन्होंने कहा कि न रुकेंगे न झुकेंगे, 2047 तक विकसित भारत बनाकर रहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि अपने जीवन में हर कण से, हर हिस्से से गुलामी के सारे निशान निकाल कर फेंकेंगे, उससे मुक्ति पाएंगे। और तीसरा कि अपने विरासत पर गर्व करेंगे, एकता हमारी जो है उसमें कोई दरार ना आने पाए। दरअसल जो कैसे पहले इसको देखते हैं? पंचप्रण जो दिए गए थे प्रधानमंत्री के द्वारा, हितेश जी आज दोबारा उन्हें अगर देशवासियों को याद करा रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उसका भी क्या मायने बनते हैं आज के दौर? उसको दरअसल उन्होंने समराइज करने की कोशिश की हितेश जी, और उसके 3 पॉइंट्स लेकर के आए और उन्होंने कहा ये 3 प्रण है हमारे, तो ये सारे संकल्पों पर ये खरे उतरेंगे। मुझे लगता है कि जो पंच प्रण था जी, उसे रीइंफोर्स किया है, मगर साथ ही देखिए कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की जो बात की है, संघ इस समय अपने शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन की बात लेकर चल रहा है। उसमें भी नागरिक कर्तव्यों की बात है जो आज प्रधानमंत्री ने बोला, और इससे पहले दोनों ही जगह पर जो औपनिवेशिक दास्ता का चश्मा उतार कर वस्तु स्थिति को देखना, ये बात बोल चुके हैं। तो ये खाली जो 3 पॉइंट हैं वो मुझे लगता है कि दोबारा से रीइंफोर्स किया है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। गुलामी की नजर से चीजों को देखना, परखना, ये हमारे लिए घातक है। सत्ता के लिए एक समय ये फलदायी रहा, उन लोगों के लिए फलदायी रहा जो बांटो और राज करो की बात करते थे। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि आज जब एकता की बात इसके साथ कही है, परिश्रम की पराकाष्ठा सामाजिक एक आह्वान हो गया, मगर उसके साथ जो एकता की बात करी, उसके लिए भाषाओं की बात करी कि हमारी भाषाओं की प्राचीनता कैसी है, हमारी भाषाएं कैसे हमें जोड़ती हैं, मातृभाषा में शिक्षा का क्या महत्व है। इस सारी चीज को बताना ये बताता है कि भारत अब विदेशों के पट्टी पढ़ाने से नहीं चलेगा। भारत अपनी शक्ति का साक्षात्कार कर रहा है, जो सोई पड़ी थी, जिसे जगाने का काम कभी राजनीति ने नहीं करा, चेष्टा नहीं करी। राजनीति अंग्रेजी पैटर्न पर ही चलती रही, लोगों को लड़ाना, भिड़ाना और फिर सरपंची करना उसके बीच में। राजनीति अब उससे आगे जा रही है। हमारे दुश्मन बाहर बैठ के खेल खेल रहे हैं। हमें अगर तैयार होना है तो हमें एक भी रहना पड़ेगा और राष्ट्र के लिए नेक भी रहना पड़ेगा, राष्ट्र के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बार बार इसमें समग्रता की बात है। अगर मैं देखूं सब चीजों को जोड़ते हुए, तो भविष्य के भारत का इंद्रधनुष इसमें दिखाई देता है। इसमें समृद्धि की बात है, इसमें सुरक्षा की बात है, इसमें सुरक्षा स्वास्थ्य की बात है, इसमें संवेदनशीलता की बात है, इसमें समय सीमा की भी बात है। इसलिए ये समग्र आज का उद्बोधन। अच्छा, आप जब समग्रता की बात करते हैं तो इसमें आरएसएस का भी जिक्र है, इसमें आपातकाल का भी जिक्र है, इसको कैसे लेंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने। आज प्रधानमंत्री ये बात अगर दोबारा बोल रहे हैं तो आपातकाल में इस देश की प्रेस को, इस देश के नागरिकों को, इस देश के संविधानों को, सभी को एक राजनीतिक एजेंडा और व्यक्तिगत इच्छाओं के चलते कैसे चोट पहुंचाई गई थी, आज दोबारा से वो चैप्टर प्रधानमंत्री ने खोल दिया है। इस देश की संविधान सभा ने जो तय किया था, संविधान सभा में जो बहसें हुई थी, वहां से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने आपातकाल में आकर इवन प्रियम्बल को बदलने की कोशिश की। तो ये एक बड़ी बहस है और मुझे लगता है कि इस देश का संविधान इस देश के समाज को बांटने वाला नहीं और किसी राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने वाला नहीं है। ये बात कहना ये न्यायपालिका के लिए भी विचार की बात है और समाज के लिए भी ये विमर्श लगातार चलते रहना है। ये भी प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया है।
जी बिल्कुल शेखर जी, एक बात, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी संबोधन होता है लाल किले से, तो उसके बाद बड़ा एनालाइज किया जाता है हर संबोधन, उसमें कितने शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया, कौन सी चीजें जिन पर बहुत एम्फेसाइज किया प्रधानमंत्री ने, तमाम बिंदुओं को आकलन भी किया जाता है। आज के संबोधन में हमने देखा कैसे पिछड़ों को प्राथमिकता का नारा भी प्रधानमंत्री ने दिया, जनजातियों के लिए क्या चैलेंजेस रहे थे उनके विकास में, उन्हें कैसे सरकार ने दूर किया, इसके बाद भी सामने रखी। महिलाओं की बात भी थी, युवाओं की बात भी थी, तो किसानों की बात भी थी, और आंकड़ों के साथ उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखी। आपको लगता है कि कौन से फोकस एरियाज है सरकार के लिए, आने वाले वक्त में सरकार किस दिशा में, किसके लिए कितना, कहां, किस स्तर तक काम करने को प्रतिबद्ध नजर आ रही है, ये स्पष्ट संकेत मिलता है आज इस पूरे उद्बोधन से? बिल्कुल, देखिए लगातार सरकार जो अंत्योदय की बात और वित्तोदय की सोच में आगे चली, वो आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, कोई भी चीज़ आप देखिए, मतलब इसके यही है कि जो हमारे देश में जो चुनौतियां हैं, गरीबी को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर, हमारे दलित भाइयों की, आदिवासी भाइयों की, जो पिछले वर्ग है, उनकी जो समस्या है, वो कैसे दूर किया जाए। और सरकार का हर स्कीम के पीछे यही लक्ष्य है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको पहुंचना चाहिए जो हमको हाथ पकड़ के उनको खड़ा कर। तो आज जब प्रधानमंत्री बड़े गर्व से कह रहे थे लाल किले से कि जब हमने लाखपति ड्रोन दीदी की बात शुरू की, एक ऐसा एक आइडिया था, पहले किसी ने सोचा ही नहीं कि जो गांव में जो महिला है उनको आप ट्रेनिंग देकर ड्रोन को इस्तेमाल करके और कृषि क्षेत्र के उपाय के लिए आपको एकरेज कवर करना हो, फर्टिलाइजर स्प्रे करना, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना हो, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी जो कृषि क्षेत्र के लिए एक आप महिला के माध्यम से कर सकते हैं, उनको एक लाखपति बना सकते हैं। तो एक प्रकार से ये जो नए सोच है, इनोवेटिव सोच है। देखिए प्रधानमंत्री हमेशा नए आइडियाज की ढूंढते हैं, वो आइडियाज के पीछे लक्ष्य क्या है, यही है कि भाई हमारी जो चुनौती क्या है, भाई हमारी सोसाइटी की जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उनको कैसे आगे हम अपलिफ्ट करें, हाथ पकड़ के कैसे हम खड़ा करें। और सरकार के जितनी धनराशि, सरकार के पास जितनी ताकत है उस पर होनी चाहिए। हर कार्यक्रम को ले लीजिए, आवास योजना ले लीजिए, जल जीवन मिशन ले लीजिए, उससे पहले स्वच्छ भारत की ये ले लीजिए, और उसके अलावा कई स्कीम्स आप 11 साल को अगर एक एक करके गिनती करेंगे तो उसका हर लक्ष्य यही रहा, भाई वहां तक पहुंचना चाहिए, वो शहर हो या गांव के इलाका हो, कहीं भी हो, देहात हो, हर जगह में प्रॉब्लम। और कनेक्टिविटी और कलेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी, देखिए जिस तरह 11 साल में आप इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे बढ़ाए, क्योंकि उसमें जुड़ा हुआ था ये यूपीआई सिस्टम, और यूपीआई सिस्टम ऐसा पहले अगर आता, ये कोई गरीब लोगों की बात नहीं है, लेकिन आज देखिए जिस तरह डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऐसा हो गया है कि विश्व में हम इससे आइडियाज ले रहे हैं कि भारत कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया, ऐसे एक स्कीम, इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जारी है, खाता खोली गई है, आज उसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। एक गरीब व्यक्ति के लिए बैंक में अकाउंट खोलना हमारे लिए तो बड़ा साधारण लगता है, लेकिन उसके लिए लाइफ चेंजिंग मामला है। ठीक है जी। और कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई ये नहीं है। देखिए ऐसे एक एक कदम देखेंगे, उसके पीछे एक ऐसा मैं कह सकता हूँ, देखिए इसके लिए बहुत इमेजिनेशन चाहिए, जो प्रधानमंत्री ने पहले से ऐसा कल्पना करके और उसके आगे ले जा रहे हैं। और उनमें एक चीज देखिए, अभी भी 11 साल हो चुका है, उनमें वो एनर्जी कम नहीं हुई है, और भी एंथुसियाज्म आ रहा है। जिस तरह से आज बात कर रहे हैं कि उनके सामने कि जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म बड़ा गेम चेंजर होनी चाहिए हर सेक्टर में, यही सोच लेकर आगे बढ़ो। जी जनरल चोपड़ा, एक बेहद महत्वपूर्ण बात है जो आपसे जानना समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला तो सेना को फ्री हैंड दिया गया, किस तरह से ऑपरेशन उसको करना है, कहां करना है। आगे की भी बात उन्होंने कही कि ये एक तो न्यू नॉर्मल हो गया है कि अगर इस तरह की कोई हरकत होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा, और सेना को भी फ्री हैंड दिया गया है कि जिस भी तरह चाहे वो जवाब दे। कैसे ये डिफरेंस देखते हैं, क्या इसके मायने हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जो पहलगांव का इंसिडेंट हुआ था वो 22 अप्रैल को हुआ था, और जो हमने अटैक किया जिनके टेरर बेसिस वो 6-7 मई को किया था। तो बीच में देशवासी बहुत चिंता में पड़ गए थे। देखो, पाकिस्तान ने हमारे 25-26 सिविलियन मार दिए हैं और अभी तक हम कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रधानमंत्री ने पूरा सेना को दिया था कि कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आप तीनों सर्विसेज सीडीएस के नीचे प्लान बनाइए, जो प्लान ऐसा होना चाहिए जो फेल सेफ होना चाहिए।
जीरो एरर होना चाहिए उसमें, और उसमें पाकिस्तान के कोई सिविलियंस की जान हानि नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमें टेरर के कैंप्स को टारगेट करना है। इसकी प्लानिंग करने के लिए हमें तकरीबन 10-12 दिन लग गए। तो ये इसको कहता है खुला हाथ। अदरवाइज कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है, ऐसा कोई हादसा होता है, वो कहते हैं जल्दी से कर दो, क्योंकि उनको देखना होता है देश का अवाम क्या सोच रहा है। पर इसमें प्रधानमंत्री ने उनके साथ मीटिंग की, तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ और सीडीएस के साथ, और उनको डायरेक्शन दिया कि आप समय लीजिए पर प्लान ऐसा बनाइए कि दुश्मन को साथ भी ना आए, और जो हमारा टारगेट है वो टेररिस्ट कैंप होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बता रहा था कि हम तो खुद टेररिज्म पीड़ित है, पूरे दुनिया को बता रहा था। हम बता रहे थे, हमने दिखा दिया कि हमें 9 के 9 जो बेसिस बर्बाद किए, वो 21 बेसिस में थे, वो पीओके में भी थे और पाकिस्तान में थे, पिन पॉइंट किए। तो प्लानिंग के लिए समय लगता है। बिल्कुल जनरल चोपड़ा, साथ ही ये बात स्पष्ट थी भारत की ओर से कि हमने सिर्फ आतंकी शिविरों पर हमला किया है, और ये स्पष्ट साफ सरकार की ओर से संदेश भी दिया गया था। फिलहाल वक्त इतना ही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देशवासियों के लिए जरूर ये एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने भी दिया है कि फिट इंडिया बनाना है। तो एक आह्वान ये जो प्रधानमंत्री की ओर से पहले भी किया गया, आज पुनः लाल किले की प्राचीर से किया गया। तो आइए मिलकर बनाएं समृद्ध देश। जी बिल्कुल, और दरअसल कई सारे संकल्प लिए गए हैं। अब स्वतंत्रता से समृद्धि की ओर बढ़ना है और उसके लिए कठोर परिश्रम करना है। प्रधानमंत्री ने कहा है हर भारतवासी, हर नागरिक देश को बनाने में विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़े। तो इसी संकल्प के साथ हम भी आपसे विदा लेंगे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार।